जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं शंखपाल काल सर्प योग कैसे बनता है और उसका फलादेश क्या होता है। उसके पहले और भी बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि काल सर्प ये नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, काल सर्प योग के मुख्य दो प्रकार कौन कौन से हैं, जन्म कुंडली के अंदर राहु जब अलग अलग भाव में बैठ जाता है तो कौन सा काल सर्प योग निर्माण होता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर कोई व्यक्ति काल सर्प योग के वजह से बहुत ही परेशान रहता हो तो उसे कौन से शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे काल सर्प ये नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सुनिए, जो राहु ग्रह देवता है उसके अधिदेवता है काल, और राहु ग्रह के जो प्रत्यधि देवता है वो है सर्प। फिर से कहूंगा, राहु ग्रह के अधिदेवता है काल और राहु ग्रह के प्रत्यधि देवता है सर्प। ये अधिदेव और प्रत्यधिदेव इन दोनों भगवानों को जब मिलाया गया तो बना काल सर्प योग। अभी हम जानेंगे काल सर्प योग के मुख्य दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है राहुमुखी काल सर्प योग, जिसे शास्त्रों में कहा गया है उदित काल सर्प योग, और दूसरे नंबर पे आता है केतुमुखी काल सर्प योग, जिसे कहा गया है अनुदित काल सर्प योग। इस प्रकार से दो प्रकार से काल सर्प योग बनते हैं। आइए बोर्ड पे मैं आपको और गहराई से समझाना चाहता हूं। शास्त्र के मुताबिक राहु को सांप का मुंह माना गया है और सांप के मुंह में जहर होता है, और केतु को सांप की पूंछ माना गया है जिसमें जहर बिल्कुल नहीं होता। जन्म कुंडली के अंदर जो 7 ग्रह होते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 ग्रह है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि इस प्रकार से घूमते हैं, 5 से 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से घूमते हैं। तो जो 7 ग्रह है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और जो राहु और केतु है ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे घड़ी घूमती है। यानी कि राहु 4 में होगा तो 3 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 1 में जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। अभी जब राहु इस प्रकार से जाएगा तो उसका मुंह भी इसी प्रकार से होगा, इसी तरफ होगा, और सारे ग्रह इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूमते 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 राहु के मुंह में जाएंगे, इसलिए कहा जाता है राहुमुखी काल सर्प योग। अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु 4थे भाव में हो और केतु 10वें भाव में हो, और सारे ग्रह 10वें भाव से लेके 4थे भाव के अंदर बैठे हो, फिर से कहूंगा, सारे ग्रह 10वें भाव से लेके 4थे भाव के अंदर हो, तो उसे राहुमुखी काल सर्प योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे ग्रह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और राहु के मुंह में जाएंगे, तो ये राहुमुखी काल सर्प योग बनेगा जो बहुत ही अशुभ फल देता है। ठीक उसके विपरीत अगर सारे ग्रह 4थे भाव से लेके 10वें भाव के दरमियान हो तो इसे कहा जाएगा केतुमुखी काल सर्प योग, क्योंकि ये सारे ग्रह आगे बढ़ते बढ़ते केतु के मुख में जाएंगे, और केतु कौन है? सांप की पूंछ है जिसमें जहर नहीं होता। तो केतुमुखी काल सर्प योग कभी भी अशुभ फल नहीं देता, बल्कि राजयोग जैसा फल देता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि हमें सबसे पहले जानना है शंखपाल काल सर्प योग कैसे बनता है। तो जब जन्म कुंडली के अंदर राहु 4थे भाव में हो और केतु 10वें भाव में हो, और 10वें भाव से लेके 4थे भाव के अंदर सारे ग्रह आ जाए, तो इसे राहुमुखी शंखपाल काल सर्प योग कहेंगे। और जब 4थे भाव से लेके 10वें भाव के अंदर सारे ग्रह आ जाएंगे तो हम कहेंगे केतुमुखी शंखपाल योग बन रहा है। अभी सबसे पहले हमें 4थे भाव को समझना होगा कि 4थे भाव से क्या क्या देखा जाता है। 4थे भाव से माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, खेती, स्थावर मिलकत, हृदय, घर का वातावरण, घर का वास्तु कैसा है, व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई, डिग्री, ये सब 4थे भाव से देखा जाता है। और शांति, सुकून, संतोष, सेटिस्फैक्शन, ये सब भी 4थे भाव से देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर
अगर राहुमुखी शंखपाल काल सर्प योग बनता हो तो उसके जीवन में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने नाम पर कोई भी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और वाहन नहीं खरीदी करना चाहिए, वरना उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने और रुकावटें आती हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई, झगड़े, रिश्तों में कड़वाहट बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति अगर पढ़ाई करते हो तो उसकी पढ़ाई में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। और चौथा भाव माता का है तो माता जब बड़ी उम्र की हो जाती है यानी 50 साल के बाद वो हमेशा बीमार रहती है या बहुत चिंताग्रस्त रहती है। तो इस प्रकार से शंखपाल का जो काल सर्प योग है उसका फलादेश ये होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि आगे बढ़ते हैं कि अगर राहु जन्म कुंडली के अलग अलग भाव में बैठा हो तो क्या फल, कौन सा काल सर्प योग निर्माण होता है। तो सुनिए, राहु अगर पहले भाव में बैठा हो तो अनंत काल सर्प योग बनता है। राहु दूसरे भाव में हो तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। राहु तीसरे भाव में हो तो वासुकी काल सर्प योग बनता है। राहु चौथे भाव में हो तो शंखपाल काल सर्प योग बनता है। राहु पंचम भाव में हो तो पद्म काल सर्प योग बनता है। राहु छठवें भाव में हो तो महापद्म काल सर्प योग बनता है। राहु सातवें भाव में हो तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। राहु अष्टम भाव में हो तो कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। राहु नवम भाव में हो तो शंखनाद काल सर्प योग बनता है। राहु दसम भाव में तो घातक काल सर्प योग बनता है। राहु 11वें भाव में तो विषधर काल सर्प योग बनता है। राहु 12वें भाव में तो शेषनाग काल सर्प योग बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प योग भंग के कौन से 5 महत्व के सूत्र हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला सूत्र लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शंखपाल काल सर्प योग बनता हो, अर्थात राहु चौथे भाव में हो, केतु 10वें भाव में हो और सारे ग्रह दसम भाव से लेके चौथे भाव के दरमियान हो, तो उसे राहुमुखी शंखपाल काल सर्प योग कहते हैं, जो बहुत ही अशुभ होता है। और अगर उसके अंदर कोई भी एक ग्रह या 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे वृषभ लग्न की कुंडली है और चौथे भाव में राहु सिंह राशि में है, केतु कुंभ राशि में है, सारे ग्रह 10वें भाव से चौथे भाव के दरमियान है। यहां देखिए 12वें स्थान के अंदर सूर्य उच्च राशि में बलवान है, 11वें भाव के अंदर शुक्र उच्च राशि में बलवान है, लग्न भाव में चंद्र उच्च का है और चंद्र लग्न भाव में अति विशिष्ट योग कारक भी माना गया है, तीसरे भाव में गुरु उच्च का है। तो नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शंखपाल काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 1 या ज्यादा में ज्यादा 2 ग्रह या 3 ग्रह उच्च के हो जाते हैं तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। 42 साल के बाद अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े एक्टर, पॉलिटिशियन और बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोगों की कुंडली में भी ये काल सर्प योग देखा गया है। अभी आते हैं दूसरा नियम। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शंखपाल काल सर्प योग बनता हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 ग्रह या 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो निश्चित तौर पे काल सर्प योग भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है, राहु चौथे भाव में, केतु 10वें भाव में है और 10वें भाव से लेकर चौथे भाव तक सारे ग्रह बैठे हैं, तो हम इसे कहेंगे शंखपाल काल सर्प योग। उसके अंदर देखिए मंगल लग्न में ही स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। धन स्थान में गुरु स्वग्रही है, तीसरे भाव में शनि स्वग्रही है, 12वें स्थान में शुक्र स्वग्रही है, तो यहाँ वैभव योग उत्पन्न होता है। लग्न में रुचक योग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए नियम यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो
और उसकी कुंडली के अंदर कम से कम 2 ग्रह या 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो वो काल सर्प योग भंग हो जाता है। उसमें भी अगर कुंडली के जो कारक ग्रह होते हैं यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, अगर ऐसे कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठे हो तो निश्चित तौर पे काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। 40 साल के बाद धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और समाज के अंदर बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोगों की कुंडली में, एक्टरों की कुंडली में, डायरेक्टर की कुंडली में, प्रोड्यूसर की कुंडली के अंदर और मिलेनियर, बिलियनियर की कुंडली के अंदर भी इस प्रकार के काल सर्प योग देखे गए हैं। फिर आते हैं तीसरा नियम। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शंखपाल काल सर्प योग बनता हो यानी कि राहु 4थे भाव में हो, केतु 10वें भाव में हो और सारे ग्रह 10th भाव से लेकर 4थे भाव के दरमियान आ चुके हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर कोई भी 4 या 5 शुभ योग, राज्य योग निर्माण होते हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। अब ये शुभ योग क्या होते हैं तो सुनिए। अगर किसी की कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की युति महालक्ष्मी योग बनाती हो, किसी की कुंडली में चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बनाती हो, किसी की कुंडली के अंदर बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग बनाती हो, इससे भी और कई अलग अलग योग बनते हैं। टोटल 82 प्रकार के शुभ योग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखिए 11वां और 12वां भाव, इन भावों के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बना रहे हैं। व्ययाधिपति मंगल लाभ स्थान में बैठा है, लाभाधिपति शुक्र 12वें भाव में बैठा है, तो 11वें और 12वें भाव का परिवर्तन योग बन रहा है। ये भी एक राजयोग है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बन रहा है। 6वें भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव के अंदर विपरीत राजयोग बना रहा है। और भी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि सूर्य से दूसरे भाव के अंदर शनि बैठा है, सूर्य से 12वें भाव के अंदर शुक्र बैठा है, तो यहाँ पे 3 शुभ योग निर्माण होते हैं, वेशी, वाशी, उभयचरी। उसी प्रकार अगर चंद्र से दूसरे और 12वें भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हो, जैसे कि यहाँ शुक्र बैठा है, मान लो यहाँ पे कोई दूसरा ग्रह बैठा है राहु केतु को छोड़ के, तो यहाँ पे बनेगा अनफा, सुनफा, दुर्धरा योग। तो ऐसे टोटल 82 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं, जैसे कि अमला योग, वसुमती योग, ऐसे और भी बहुत सारे योग हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर काल सर्प योग बनता हो और उसकी कुंडली के अंदर 4 या 5 शुभ योग, राजयोग निर्माण होते हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। जैसे कि महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, उसके बाद यहाँ पे देखिए गुरु स्वगृह योग कर हंस योग बना रहा है, अनफा, सुनफा, दुधरा योग, वेशी, वाशी, उभयचरी योग, तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति छोटी उम्र से ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और समाज के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अभी आता है चौथा नियम। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहुमुखी काल सर्प योग बनता हो, यानी कि 10वें भाव से 4थे भाव में सारे ग्रह आ जाते हो, और अगर कोई ग्रह बाहर निकल गया, तो जैसे देखो शुक्र बाहर निकल गया है, या उसी प्रकार यहाँ पे कोई ग्रह हो, यहाँ पे कोई ग्रह हो, तो कोई भी ग्रह बाहर निकल जाता है तो काफी पंडित लोग कहते हैं आंशिक काल सर्प योग। हकीकत में ऐसा कोई आंशिक काल सर्प योग होता ही नहीं है, पूरी तरह से या तो काल सर्प योग होता है या तो नहीं होता। तो अगर कोई भी एक ग्रह बाहर निकल जाता है तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। उसके बाद और एक नियम, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर राहु के ऊपर कम से कम 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो भी काल सर्प योग भंग हो जाता है। जैसे कि शनि की 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो, मंगल की 4थी, 7वीं या 8वीं दृष्टि पड़ती हो, गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो, तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए कुंडली बनाई है, कुंभ लग्न की कुंडली है। यहाँ पे
गुरु राहु का चंडाल योग बन रहा है, यहाँ चंद्र केतु का ग्रहण योग बन रहा है और सारे ग्रह ये ऊपर के आधे भाग में आ चुके हैं। अभी आप देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि राहु पर पड़ रही है, गुरु की शुभ पांचवी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। तो नियम यह कहता है कि जब भी राहु के ऊपर कम से कम 3 या 4 ग्रहों की शुभ दृष्टि पड़ती हो तो काल सर्प योग भंग हो जाता है। और आखिरी नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर मान लो कि शंखपाल काल सर्प योग बन रहा है तो हमें डिग्रियां चेक करनी है। अगर राहु की डिग्री कम है और उसके साथ कोई ग्रह बैठा है उसकी डिग्री ज्यादा है तो समझ जाना काल सर्प योग भंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि राहु की गति हमेशा ऐसी होती है, यानी कि राहु क्लॉकवाइज चलता है और जो बाकी के ग्रह है वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अभी राहु 5 डिग्री का है और गुरु 23 डिग्री का है। इसका मतलब गुरु ने राहु को ओवरटेक कर लिया है, राहु को पार करके वो आगे निकल चुका है और ये गुरु हो सकता है चलित कुंडली में यहां भी हो। तो नियम ये कहता है कि राहु के अंश कम हो और उसके साथ कोई ग्रह बैठा हो और उसके अंश ज्यादा हो तो समझ जाना वो ग्रह काल सर्पयोग से बाहर निकल गया है और काल सर्पयोग भंग हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें काल सर्पयोग भंग के 5 नियम मैंने आपको बताए। कौन कौन से? तो सुनिए। पहला नियम, अगर काल सर्पयोग के अंदर एक ग्रह या 2 ग्रह उच्च राशि में बलवान होते हो तो काल सर्पयोग भंग हो जाता है। दूसरा नियम, अगर काल सर्पयोग वाली कुंडली में 2 ग्रह या 3 ग्रह स्वगृही राशि में बलवान होकर बैठे हो तो काल सर्पयोग भंग हो जाता है। तीसरा नियम, काल सर्पयोग की कुंडली के अंदर 4 या 5 शुभ योग राजयोग निर्माण होते हो तो काल सर्पयोग भंग हो जाता है। अगर राहु के साथ कोई ग्रह है और उसकी डिग्री राहु से ज्यादा है तो समझो उसने राहु को ओवरटेक कर लिया है, आगे निकल गया है तो काल सर्पयोग भंग होगा। और 5वां नियम, अगर राहु के ऊपर कुंडली के कारक ग्रह यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति जैसे कोई ग्रह बलवान होकर अगर राहु को अपनी दृष्टि से देखते हो, जैसे कि शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि, गुरु की 5वीं दृष्टि ऐसी पड़ती हो तो भी काल सर्पयोग भंग हो जाता है। उसके पर बुध शुक्र की दृष्टि पड़ती हो तो भी काल सर्पयोग भंग हो जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्पयोग के वजह से उसे बहुत परेशानियां होती हो तो उसे क्या करने चाहिए। तो उसका पहला उपाय, जन्म कुंडली के जो 3 कारक ग्रह होते हैं यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, फिर से कहूंगा लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, अगर ये ग्रह नीच राशि में निर्बल न हो और 6, 8, 12 में न हो तो उसके रत्न पहनने चाहिए। दूसरा, अगर जो शंखपाल काल सर्पयोग बन रहा है तो चौथे भाव में राहु है तो जो चौथे भाव का स्वामी है ये अगर कारक बनता हो तो उसका रत्न पहने। अगर जो चौथे भाव का स्वामी नीच का हो तो उस भाव से लगती चीजों का दान करें। उसके बाद और एक नियम मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न हो, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ अगर ये लग्न हो और अगर उसकी कुंडली में राहु उच्च राशि में बलवान हो तो समझ जाना वो लोग अरबों खरबोपति बनेंगे और जीवन के अंदर बहुत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे। और अगर राहु नीच का हो तो वो काल सर्पयोग बहुत खराब फल देगा। अभी आते हैं आगे के उपाय। नाग पंचमी के दिन चांदी के 2 नाग बनाकर शिव मंदिर में जाकर विधि विधान पूर्वक शिव जी को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र जाप करके उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए और आखिरी में नाग पंचमी का उपवास भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।